सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टैंडिंग वेव को समझेंगे। अब है ये स्टैंडिंग वेव मतलब कि खड़ा, है ना, खड़ा वेव है। मतलब कि आपको खड़े होकर इसको समझना पड़ेगा। ऐसे समझ में आएगा कि नहीं? ऐसे समझ में नहीं आएगा बच्चों, आपको खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। क्या मजाक कर रहे हो सर? खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। समझते हैं बच्चों, स्टैंडिंग वेव है। अभी तक तो हमने वेव्स पढ़ा जिसमें हम ट्रैवलिंग वेव समझ रहे थे, ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा था वेव। और जब ट्रैवलिंग में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का भी ट्रैवल हो रहा था। हो रहा था कि नहीं? बिल्कुल हो रहा था सर। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव क्या है? ये उसी का अलग ही पार्ट है। मतलब वेव्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक तरह का ट्रैवलिंग में पढ़ते हैं, एक तरह का स्टैंडिंग में पढ़ते हैं। तो ये दूसरा टाइप का वेव है। ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा। काफ़ी इजी है यार, ये उससे भी इजी है बच्चों, है ना। ये बहुत इजी है। तो स्टैंडिंग वेव देख लेते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे खड़े नहीं होंगे, खड़ा होकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए बच्चों, स्टैंडिंग वेव क्या क्या होता है। थोड़ा सा मैं रिकैप दे दूं क्या? मतलब मैं ट्रैवलिंग वेव को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी रिवाइज हो जाएगा ना थोड़ा सा। है कि नहीं बच्चों? तो पहले क्या पढ़ते थे हम लोग? ट्रैवलिंग वेव। ये वेव जो होता था बच्चों, हम लोग बोलते थे अगर कोई वेव एज ए फंक्शन ऑफ 80 माइनस बी एक्स, या फिर फंक्शन ऑफ बी एक्स माइनस 80, कुछ इस टाइप का, मतलब प्लस माइनस में खेला हो सकता है। इस टाइप का फंक्शंस हो तो वो हमें ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग जानते भी थे ये चीज़। या फिर हम बताए थे, जो मैं आपको बताया था बच्चों, वहाँ पे बताया था कि एज ए फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन भी को देखिएगा, है ना, इस टाइप का देखिएगा। या फिर देखिएगा एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस एक्स अपॉन भी। अगर इस टाइप का कुछ फंक्शन में आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ट्रैवलिंग वेव है। लेकिन इससे भी पहले हम लोग देखते थे कि वेव है या नहीं। फर्स्ट वी वर चेकिंग दैट गिवन इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज वेव और नॉट, है ना, वो वेव है कि नहीं। तो हम पहले चेक करते थे कि वो वेव है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों? उसके लिए हम लोग पढ़ते थे कि डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो होता था, वो 1/v² टाइम्स ऑफ डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर होता था, है ना। डेल टी स्क्वायर होता था। अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देता था, अगर कोई इक्वेशन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देता था, मतलब ये क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो था बच्चों। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन था। इसके सॉल्यूशंस आते थे, और जो सॉल्यूशंस आते थे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही। तो जो सॉल्यूशंस ऐसा फंक्शन में रहते थे वो इसको सेटिस्फाई कर देते थे। तो इसका मतलब ये सारे ट्रेवलिंग वेव हो जाते थे। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है वेव को, कि कोई वेव है या नहीं। अगर वेव है तो कौन सा वेव है? ट्रैवलिंग है, स्टैंडिंग है, कौन सा है? तो हम पता करते थे कि अगर फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन भी है, टी प्लस एक्स अपॉन भी है, कुछ भी हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है ट्रैवलिंग वेव को। और जनरल इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे? जनरली हम लोग क्या बताते थे? तो जनरली बोलते थे कि एक वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ऐसे बोल देते थे, है ना। यहाँ पे ए हमारे पास एम्पलीट्यूड बताता था, है ना। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता था, के यहाँ वेव नंबर, ये सब चीज़ें हम लोग बताए थे। ओके सर, और ये इसको सेटिस्फाई भी करता था। बहुत आसान था भाई। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो स्टैंडिंग में पढ़ेंगे उसमें अलग फॉर्मेट में आएगा वो चीज़, है ना बच्चों, वो अलग फॉर्मेट में आएगा। देखिए, इसको कहीं कहीं पे स्टेशनरी भी बोल दिया जाता है। कौन सा नरी? स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी वेव भी कहीं कहीं बोल दिया जाए तो घबराना नहीं है भाई। बच्चे घबराते बहुत हैं। अरे सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भैया पढ़ तो लो यार थोड़ा सा। सिलेक्शन होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा यार? मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा बच्चों? हो जाएगा आपका भी, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, टेंशन लेने से क्या होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। होना भी रहेगा, थोड़ा सा चांस भी रहेगा, तो वो भी हट जाएगा। तो ज़्यादा अगर आप दिमाग में ऐसा थिंकिंग करते हैं कि इसके बाद ये होगा वो होगा, भाई कुछ भी
चीज़ हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो सकता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग वायरल हो जा रहे हैं इंटरनेट पे, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो आपको उतना लेना नहीं है भाई, किसी को टेंशन देना है तो दे दीजिए, लेकिन लीजिएगा नहीं कभी, ठीक है। अब हम आपको देंगे टेंशन बच्चों, देखिएगा यहाँ पे टेंशन इस प्रकार का है कि स्टैंडिंग में बोलते हैं वेन टू ट्रेवलिंग वेव waves of same amplitude, ठीक है। जब दो ट्रेवलिंग वेव सेम एम्पलीट्यूड का एंड सेम फ्रीक्वेंसी, when two traveling waves of same amplitude same frequency approaching toward each other on same string, then wave created is standing। जो वेव वहाँ पे बन जाएगा वो स्टैंडिंग वेव हो जाएगा बच्चों, है ना। तो स्टैंडिंग वेव इसी को बोलते हैं जब दो ट्रैवलिंग वेव आपस में एक ही रस्सी पे ऐसे 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 ट्रेवल करके कहीं पे जाकर सुपर इम्पोज हुए, कहीं पे उनका सुपर पोजिशन हुआ, उसके बाद जो नया आएगा इक्वेशन वेव का वो होता है ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। ओके सर, समझ में तो आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही है, बट अभी पूरी तरीके से तो नहीं आई है। तो चलिए पूरी तरीके से भी हम समझा देते हैं, है ना बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा था, मान लेते हैं एक रस्सी है, आखिरकार रस्सी पे ही तो हो रहा है ये सब खेला। एक इधर से वेव आ गया भाई ऐसे करके, है ना बच्चों। अरे यार वेव अच्छा नहीं बन रहा बच्चों, पता नहीं क्यों। इस टाइप से इधर की तरफ वेव आ रहा है, एक वेव इसको इधर से इस तरफ से अप्रोच कर रहा है ठीक है ना। एक इधर की तरफ जा रहा है, ये मान लेते हैं इसका y1 इक्वेशन, इसका इक्वेशन कुछ y2 है। y1 का वैल्यू क्या हो सकता है, सेम एम्पलीट्यूड ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वाई टी का वैल्यू ए, क्योंकि ए सेम ले रहे हैं क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स ले लेते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आप सोचेंगे सर आपने तो बोला सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तो सेम एम्पलीट्यूड तो ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी तो होता है, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही तो हुआ, जैसे ओमेगा सेम हो जाएगा। लेकिन ये के का वैल्यू सेम क्यों ले लिए सर, तो आप थोड़ा सा सोचिए बच्चों, यहाँ पे स्ट्रिंग वही है, तो वेलोसिटी क्या होता है अंडर रूट में टी बाई म्यू, तो टेंशन तो सेम रहेगा क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो वो भी तो सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग तो वही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इन वेव सेम हो जाएगा, इसका भी वेलोसिटी वही, इसका भी वेलोसिटी वही, तो होता है क्या, के का वैल्यू क्या होता है ओमेगा अपन भी, ओमेगा सेम था और वेलोसिटी भी सेम है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो के यहाँ भी वही, के यहाँ भी वही। समझ में आ गया बच्चों, के का वैल्यू सेम हो जाएगा, ऐसा कंडीशन ही हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिया है वेव का, इसमें हम इनिशियल फेज नहीं ले रहे हैं, मतलब प्लस थीटा कुछ ले लेते हैं, है ना, कुछ ऐसे थीटा लेंगे तो प्लस थीटा मतलब कहीं और से ये स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, तो थीटा लेते तो इनिशियल फेज कुछ रहता उसका, लेकिन हम वो सब नहीं ले रहे हैं, वो सब लेंगे तो अलग केस हो जाएगा, वो छोड़ दीजिए आप। तो आपको समझ में आ गया, हम लोग को अगर स्टैंडिंग वेव को बनाना है तो एक इक्वेशन ऐसा और एक इक्वेशन ऐसा लेना पड़ेगा जो कि सेम स्ट्रिंग पे होगा, इसके बाद इनका सुपर पोजिशन होगा, देन these two waves सुपर इम्पोज, कहीं पे ये जाकर सुपर इम्पोज करेंगे भाई, कहीं मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे करते हैं पी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो नया इक्वेशन आएगा इन दोनों को मिलाने से वो क्या आएगा देख लेते हैं आगे।
नया इक्वेशन वाई नेट ही तो होगा। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बताया था, वाई नेट का वैल्यू जो होता है y1 + y2 हो जाता है, और ये वेक्टर सम होता है। ठीक है, वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम कर दीजिए बच्चों। कैसे कर लेंगे, एक तो इक्वेशन क्या था आपको बच्चों, y1 मान लेते हैं a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का k इंटू एक्स था, प्लस दूसरा था a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स था। ठीक है सर, पता तो है ही, यही था पीछे बच्चों, पीछे आप ध्यान से देख लीजिए। तो वाई नेट क्या आ जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ आ रहा है अंदर, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ठीक है, एक यहाँ पे फॉर्मूला बैठा सकते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, वो होता है ना फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मैथ में पढ़िएगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, मैंने पीछे भी ये चीज़ बताया था। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो इस टाइप का ये फॉर्मूला होता है, तो इसी का हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सी ए वाला है और डी ए वाला है, तो दोनों को जोड़ के बटा में 2, और एक बार ये दोनों को घटा के बटा में 2 कर देंगे। तो ए इंटू दोनों को 2 टाइम्स में आ जाता है साइन सी प्लस डी अपॉन 2। इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट जाएगा, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, और बटा में 2 है, मतलब कि 1 ओमेगा टी बचेगा। ओके सर, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, और इसको में माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स, तो माइनस का 2 के एक्स लिखेंगे, बटा में 2 कट जाएगा। और कॉस नेगेटिव को खा जाता है, कैसे खाता है बच्चों, खाकर बताइए आप। सर ये सब मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ सर। अभी अगर आपने ये किया तो अभी अनसब्सक्राइब कर दूंगा। सॉरी बच्चों, प्लीज़ मत कीजिएगा। 2a साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी इधर लिख देता हूँ, कॉस के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। बोलेंगे सर आप अभी कुछ उधर लिख रहे थे, इधर क्यों लिख दिए, उसका बच्चों कारण है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा एम्पलीट्यूड आ गया है, और ये ओमेगा टी का फंक्शन इधर आ गया है। बोलेंगे सर इसको भी तो आप एम्पलीट्यूड में ऐड कर सकते थे। बच्चों ध्यान से सोचिए आप, अगर मैंने इसी को एम्पलीट्यूड में शामिल कर लिया तो ये टी पे, समझ रहे हैं ना, ओमेगा टी का मतलब होता क्या है, किसी टी टाइम पे इसका क्या फंक्शन आ रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का क्या फंक्शन आ रहा है। तो अगर हमने टाइम को ही रोक दिया, तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट आ जाएगा, सिर्फ एक्स पे वेरी करेगा। अगर हम टाइम ही रोक दें तो जो वेव अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, हम ट्रेवलिंग ही मान लेते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, टाइम ही रोक दे तो वेव वहीं पे रहेगा, उसका इक्वेशन एक ही आ जाएगा बच्चों। इसीलिए समय वेरी करता रहता है, तभी तो वेव ऐसे चल रहा है। समय ही रोक देंगे तो वेव ही रुक जाएगा, तो भाई वेव ही रुक जाएगा तो फिर क्या ही मतलब बनता है बच्चों, है ना। अगर हम किसी टी टाइम पे बात करते हैं तब, लेकिन हमारे को ये चीज़ तो फंक्शन है, यही तो फंक्शन है हमारे पास। लेकिन ये चीज़ देखा जाए तो ये पूरा एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये पूरा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई नेट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए डैश, कुछ आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पे कि सर एक चीज़ यहाँ पे सोचना चाहिए हमें, कि हम लोग जब एसएचएम पढ़ते थे तो वहाँ पे भी उसका इक्वेशन क्या आता था, जनरल इक्वेशन y = a साइन ओमेगा टी, यही तो आता था भाई। और वही तो यहाँ पे है a साइन ओमेगा टी, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे ए डैश है, और ये चीज़ x के साथ वेरी कर रही है, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसी पार्टिकल का किसी x पे अलग होगा, x = 2 पे अलग होगा, x = 3 पे अलग होगा, x = 4 पे अलग होगा। मतलब हर एक x पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा अलग, लेकिन पहले हम ये एम्पलीट्यूड देख रहे हैं ना, तो हर एक x पे एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। आ रहा है कुछ समझ में बच्चों, यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरिएबल है। ओके सर, तो हम ये बात ठीक है बोल सकते हैं कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये बोल सकते हैं रिप्रेजेंटिंग एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड वेरिएबल है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों।
तो यहाँ से हम लोग ए डैश का भी वैल्यू बोल सकते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पे 2a cos ऑफ k इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, छोड़ दीजिए ऐसे ही। ठीक है, ओके सर, ये सब चीज़ें तो समझ में आ गया। बात ये था कि जो हम लोग वाई नेट कैलकुलेट किए हैं, क्या ये वेव है? अब कैसी बातें कर रहे हो सर, अब वेव ही तो होगा क्योंकि हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं। बट हमने चीज़ें बताई थी, एक चीज़ कि जो होगा, जो ट्रैवलिंग वेव, जो स्टैंडिंग वेव होगा, जो जो वेव होगा वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, या वो ट्रैवलिंग हो या वो स्टैंडिंग हो, इसको तो सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार करके देख ले क्या, ऐसा ज़रूरत नहीं है, सेटिस्फाई तो करेगा ही, मेरे को पूरा भरोसा है। लेकिन चलिए एक बार ऐसे ही कर लेते हैं खुद की तसल्ली के लिए। वाई नेट का वैल्यू क्या आया था? 2a cos के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इस टाइप का था। तो हम लोग को सेटिस्फाई क्या कराना है? डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो बच्चों हमने शुरुआत में ही इस चीज़ को बता रखा है ना। तो अगर हम लोग डेल वाई बाई डेल एक्स ही निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा? ये कब निकलता है? जब टी का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। जब टी का वैल्यू कांस्टेंट होता है बच्चों, ये सब चीज़ें बता रखा हूँ, जल्दी से कर देता हूँ। टी का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 2a के साइन ऑफ के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर से अगर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, फिर से टी कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे 2a के स्क्वायर कॉस के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। चलिए ठीक है सर, अब फिर से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डेल डेल वाई अपॉन डेल टी कर देते हैं इस बारी, है ना। ये कितना हो जाएगा? अगर डेल वाई बाई डेल टी करते हैं तो एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा 2a ओमेगा कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों? फिर से देखिए, जब भी हम लोग टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है, ये भूल जाइए, बस इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो कॉस का फिर से क्या हो जाएगा? साइन, माइनस का साइन आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो हम वही तो कर रहे हैं बार बार, माइनस बाहर आ गया, 2a ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, और ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब देख लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है? एक माइनस तो मैंने छोड़ ही दिया यहाँ पे, 2a कट जाएगा, ओमेगा ए के एक्स साइन ओमेगा टी, ये तो कट ही जा रहा है, बस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से देखा जाए डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको एक चीज़ पता होगा, ओमेगा इक्वल टू के इंटू वी होता है, तो के अपॉन ओमेगा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन वी स्क्वायर, उधर ये वाला उधर चला जाएगा, डेल टू वाई अपॉन डेल एक टी स्क्वायर। तो यही चीज़ तो आ गया, यही चीज़ तो शुरुआत में था, हमें यही तो लाना था। अरे सर बिल्कुल वही आ गया। तो बात यही है बच्चों, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, ये हमारे पास क्या है? ये है स्टैंडिंग वेव। और ये स्टैंडिंग वेव जो है, यही ये स्टैंडिंग वेव है, तो वेव तो उसमें आ ही रहा है ना भाई, तो वेव को तो रिप्रेजेंट करेगा ही बच्चों। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वेव को रिप्रेजेंट करेगा। सर ये तो पता ही था, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करते हो? बस ऐसे ही कर दिया बच्चों कि ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडिंग वेव को। ठीक है भाई, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आ जाती है, ठीक है ऐसा है बच्चों, तो हम जो भी कुछ देखते हैं, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग में भी देखते थे तो वहाँ पे ग्राफ बनाए थे, तो हम चाहते हैं कि इसका भी कुछ ग्राफ बनाकर हम चीज़ों को समझें, है ना, ग्राफ बना के चीज़ों को समझें। चलिए ग्राफ बना लेते हैं आगे। बात ये है कि हमारे पास जो आया है, क्या आया है? वाई नेट का वैल्यू जो आया है बच्चों, वो आया है 2a कॉस में आया था ना, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी।
हमारे पास ये आया था बच्चों। चलिए हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं बच्चों कैसे होगा ये चीज़ें। तो पहली बात अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहली t इक्वल टू ज़ीरो पे ही देख लेते हैं। t इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा बच्चों? t इक्वल टू ज़ीरो पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? समय शून्य है तो साइन जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये कुछ भी हो, ये तो एम्पलीट्यूड है। यही जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? ऐसे पता चलेगा कि ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ओके। तो ये तो जीरो ही हो गया बच्चों t इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, आगे वाला t पे देखते हैं। t इक्वल टू मान लेते हैं t/4 पे, मतलब टाइम पीरियड का एक चौथाई भाग। देखिए पूरा टाइम हम होता है कितना, t होता है, लेकिन पूरा टाइम पीरियड में एक वेव ऐसे करके एक बार ही तो बन ही जाता है बच्चों, है ना। हम लोग ऐसा ट्रैवलिंग में देखते थे, हम वही की बात बता रहे हैं, यहाँ की अभी नई बात बता रहा हूँ। इधर ही हम बनाएंगे तब पता चलेगा कि कैसा वेव आता है। स्टैंडिंग वेव का कैसा कैसा ऐसा ऐसा होता है ग्राफ, वो हमें नहीं पता है, बट हम बनाना चाहते हैं। तो t इक्वल टू t/4 पे देखना चाहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक और तरीके से लिख दें इसका इक्वेशन, तो कोई आपको परेशानी तो नहीं होगी ना। 2a कॉस के का वैल्यू होता है 2π/λ इंटू एक्स, ये पूरा लिख दिया, इंटू में साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू हम लिख दे 2π टाइम पीरियड इंटू टी। अब चीज़ें समझने में आसान हो जाएगी। टी का वैल्यू t/4 डालिए, t/4, ये कट जाएगा, टी कट जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा इस टाइम पे। अब सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ पे वाई नेट का वैल्यू अलग आ जाएगा बच्चों। देखिएगा यहाँ पे वाई का वैल्यू आ जाएगा 2a कॉस 2π/λ इंटू एक्स। चलिए ठीक है, अगला टाइम देख लेते हैं 3t/4 पे, है ना बच्चों। 3t/4 पे इधर लिख देता हूँ, क्योंकि हम पूरे टाइम पीरियड में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3t/4, 3t/4, टी कट गया, 2 बार में कट गया, तो 3π/2 आ गया। π/2 पे कितना होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1 होता है। तो इस टाइम पीरियड पे इसका वैल्यू हो गया -1। ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -2a कॉस 2π/λ इंटू एक्स। ठीक है सर, बिल्कुल आसान है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगला टाइम पीरियड में ले लेता हूँ टी पे, यही तो होगा भाई, 0, फिर t/4, फिर 2t/4। एक सेकंड में कौन सा ले लिया, 2t/4 करेंगे तो t/2 आएगा ना एक बीच में बच्चों, एक बीच में मैं लिखना छोड़ दिया, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी बच्चों। एक और आएगा ना बीच में मैं उसको भूल गया लेना, कोई बात नहीं, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। t/4 एक हो जाएगा t/2। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, t/2 मतलब t/2, टी कट गया, तो साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई पे क्या होता है बच्चों, साइन पाई पे वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे फिर से 0 हो गया, वाई का वैल्यू 0 हो गया। अगले बार फिर देख लेते हैं, अगले बार फिर से देख लेते हैं, टी का वैल्यू टी ले लेते हैं। तो टी पे क्या होगा बच्चों, टी डाल देंगे, फिर से टी कट जाएगा, साइन 2π का वैल्यू फिर से 0 होता है, तो फिर से 0 आ गया, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 आ गया। ओके, देखा जाए अब ध्यान से तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से। एक हमने इस टाइप का, किस टाइप का, एक अच्छा सा कलर नहीं चूज कर पा रहा हूँ मैं, मान लेते हैं कि इस टाइप का हमने वाई एक्सिस बना दिया। ये है आपके पास वाई एक्सिस बच्चों, और ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस इसका t/4 पे,
समय अलग अलग है ना, तो उसके लिए अलग अलग एक्सिस बनावे के पड़ी हमरा के, ठीक बानू। अब T/2 पे बना देता नहीं, T/2 पे ऐसे हो जाए, ठीक है। अब 3T/4 पे, 3T/4 पे भी हम ऐसे बना देनी। अब T=T पे भी देख लेनी, तो ऐसे इस टाइप के एक्सिस हम बना देनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखे के पड़ी कैसे कैसे टाइम पे कैसे कैसे वेरिएशन हुआ था, ठीक बा। T=0 पे y का वैल्यू 0, T=0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल चला ही नहीं। ओके भाई, चला ही नहीं तो भाई ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो फिर इसी टाइप से रह जाएगा ना बच्चों, कोई और ये आया ही नहीं इक्वेशन हमारे पास, तो ये कुछ वेरी ही नहीं करेगा। मतलब कि T=0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, T=0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है भाई। T/4 पे क्या हुआ, T/4 पे क्या हुआ, 2a cos 2π/λ इंटू एक्स। अब x का भी हम कुछ कुछ बना लेते हैं, है ना, क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं ये वाली x हमारे को दे दिया है, क्योंकि ये x एक्सिस है बच्चों, ये x है, ध्यान दीजिएगा, ये x है, ये x है भाई, ये y एक्सिस है, तो ये तो x एक्सिस ही होगा ना। तो ये कुछ x पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये कुछ हम कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने में आसानी होगी ना भाई, ग्राफ बनाने में आसानी होगी, इसीलिए मैं बनाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, जैसा ही बन जा रहा है। ये x कौन सा x है, x मान लेते हैं x क्या है भाई, ये तो x=0 ही था, ये तो x=0 ही है। ये x=λ/4 मान लिया, ये x=λ/2 मान लिया, ये x=3λ/4 मान लिया, ये x=λ मान लिया, ये x=5λ/4 मान लिया। बोलेंगे ये सब कहाँ से आ रहा है गुरुजी, ये सब समझ में नहीं आ रहा, ये सब कहाँ से आ गया। अरे बच्चों, ये λ/4 है, मतलब कि ये पूरे वेवलेंथ का 1/4 है। ये पूरे वेवलेंथ का अगर कोई भी साइन वेव बनता है, साइन का ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, तो पूरा उसका वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा ही तो होता है भाई। कोई भी अगर ऐसे ग्राफ बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक लेमडा होता है, दूरी लेमडा होता है। ये मान लेते हैं λ/4, ये λ/2, ये 3λ/4, ये लेमडा। तो वही तो मैंने लिख दिया ऊपर, तो परेशानी होने की कौन सी बात है, कोई बात नहीं है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि T/4 पे x का वैल्यू λ/4 रख दीजिए, λ/4, लेमडा लेमडा कट गया ये दो बार में, तो π/2 आ गया। cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos π/2 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 हो गया, ये पूरा वैल्यू 1, तो 2a इंटू 1 2a, मतलब x=0 पे, एक सेकेंड, x=0 पे हमने निकालना है ना, एक सेकेंड, x=0 पे पहले देख लेते हैं, ये 0 है ना, तो x=0 पे पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वहाँ पे 2a आ रहा है। अच्छा, x=0 पे आ रहा है बच्चों, सॉरी यार, यहाँ पे 2a कुछ ऊपर होगा ना भाई, 2a मान लेते हैं, यहाँ पे है कुछ, 2a कुछ यहाँ पे है। अब देख लेते हैं λ/4 पे, λ/4 अभी रखा था ना मैंने, तो ये 2 आ रहा था, तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब कि 0 तो यही है ना भाई, 0 तो यही है, ये तो 2a है। अगला पॉइंट है हमारे पास λ/2, तो यहाँ पे λ/2 रख दीजिए, लेमडा लेमडा कट गया, 2 कट गया, तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो -2a आ जाएगा। तो 2a ऊपर था यहाँ पे, ये 2a यहाँ पे था, तो -2a कुछ इधर हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे 2a -2a नीचे हो जाएगा ना भाई, कुछ ये ऊपर था तो ये कुछ नीचे हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू ये है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास 3λ/4, 3λ/4, लेमडा लेमडा कट गया, ये दो बार में कट गया, तो 3π/2 आ रहा है। 3π/2 पे क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो 0 ही हो जाएगा, फिर से ये 0 पे आएगा।
मतलब देख रहे हैं ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता हुआ मुझे दिख रहा है। फिर एक्स इक्वल टू लेमडा डाल दिया, तो लेमडा डाल दिया, कट गया, तो 2 पाई कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है। फिर से 2 आ गया, तो अब फिर से ऊपर चढ़ जाएगा 2 यहाँ पे। फिर से अगर 5 लेमडा बाई 4 डालेंगे, 5 लेमडा बाई 4, फिर से रिपीट ही हो रहा है सारा चीज़। ये कट गया, ये 2 बार में, तो 5 पाई बाई 2 आ रहा है, तो फिर से वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, सॉरी, फिर से वैल्यू 0 होता है ना यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 होता है बच्चों। 5 लेमडा बाई 5 पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो पाई बाई 2 ही है वो। ओके, फिर आगे अपना देख सकते हैं आप। तो ये ग्राफ कुछ इस पॉइंट्स को हमने निकाल लिया ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाता है। कुछ ग्राफ इस टाइप का बनता हुआ तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस का है, कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस ऐसे भी इधर से ही शुरू होता है ना, तो ग्राफ भी वैसे ही कुछ बनेगा। बना देते हैं। ग्राफ कुछ सही तरीके से बन जाए। ठीक है बच्चों, जैसा ही बन रहा है क्या कर सकते हैं। कुछ इधर भी कुछ इस टाइप से ये वेरी करेगा। आगे का कुछ पॉइंट नहीं दिया, बट ऐसे ही जाएगा आगे। ठीक है भाई, चलिए आगे कुछ एनालाइज करते हैं। y इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी बाई 2 पे आ रहा था, तो भाई यहाँ पे तो ग्राफ डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा, क्योंकि कुछ वेरिएशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा ना, ये दूरी कितना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 2a की दूरी। ठीक है, ओके। अगले 3t/4 पे देखते हैं। 3t/4 पे बच्चों, 3t/4 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू पहले 0 डाल देते हैं, तो x का वैल्यू फिर से 0 डालेंगे, तो ये पूरा cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और लेकिन 1 होता है, ये वैल्यू 1 है, लेकिन बाहर -2 है, तो -2 मतलब कि नीचे से शुरुआत होगी ग्राफ। तो -2 मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे आता होगा, है ना, -2 यहाँ पे आता होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास λ/4, तो λ/4 अगर रखते हैं तो लेमडा लेमडा कट जाएगा, ये हो जाएगा π/2, तो cos π/2 का वैल्यू तो 0, cos π/2 का वैल्यू 0, तो डायरेक्ट हम 0 की तरफ जा सकते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। अगला ही पॉइंट क्या है, x का वैल्यू λ/2 रखते हैं, x का वैल्यू λ/2 रख देते हैं, कट जाएगा। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, -2 है, -1 को गुना करेंगे तो 2a आ जाएगा, तो y का वैल्यू 2a, तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे 2a ऊपर चला जाना है, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा भाई, 2a यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही अगला पॉइंट देखेंगे 3λ/4, तो अगला पॉइंट में फिर 0 आ जाएगा। तो चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार, तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से ये -2a की तरफ आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर से ऊपर की तरफ 2a आ जाएगा। तो ये चीज़ें इस टाइप से रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है। तो चलिए बच्चों फिर से ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। कुछ ये ग्राफ यहाँ जाएगा, फिर इसको अप्रोच करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना दिया हमने। अगला ही फिर t इक्वल टू टी पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे y का वैल्यू 0, मतलब कि y में कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, y में कुछ कहीं नहीं जा रहा है y में। चलिए ठीक है, बना दिया हमने। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों अब आपको। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हमने एनालाइज किया, हमने देखा कि t इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसा ग्राफ होता है, t इक्वल टू t/4, मतलब ये पूरा टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक जाके पूरे टाइम पीरियड में, पूरा टाइम पीरियड आप समझ रहे हैं ना बच्चों, पूरा टाइम पीरियड t का होता है, तो उसमें हम किसी t टाइम 0 पे देखा, फिर t/4 पे, t/2 पे, हम ऐसे टाइम पे देखें। इसके बीच में भी बहुत सारे टाइम है, लेकिन वहाँ पे कुछ और ग्राफ का कुछ इस टाइप का आ जाएगा, कुछ जैसा भी आ जाएगा, लेकिन हम कुछ अच्छे अच्छे टाइम इंटरवल पे देख लिए हैं। ठीक है, इसी से हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ तो ये भी -2a था। स्टैंडिंग वेव में हो क्या रहा है ना, कि यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ कुछ रुके हुए हैं भाई, हमेशा रुके हुए हैं। कैसे सर, कौन से पार्टिकल रुके हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पार्टिकल कभी चला है, ये पार्टिकल कभी नहीं चला है, ये पार्टिकल कभी नहीं चला है, ये पार्टिकल कभी चला ही नहीं, अपने पॉइंट पे रुका हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर, सही बात कर रहा हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आया,
मतलब ये तो चल लिया ना इतना। अरे बच्चों ये क्या बोल रहे हो आप लोग? सर आप तो बोल रहे हो नहीं, समझिएगा। t=0 पे ये चीज़ था, t=t/4 पे ये यहाँ पे जो सोया हुआ ये ऐसे था स्ट्रिंग, यहाँ ये ऊपर चला गया, यही स्ट्रिंग कुछ ऊपर चला गया इस एक्सिस से, लेकिन ये पॉइंट वहीं रहा, है कि नहीं? ये पॉइंट वहीं रहा, ये पॉइंट वहीं रहा। समझिएगा, ऊपर जो दिया हुआ है वो ऐसे था, कुछ टाइम के बाद ये ऐसे उठ गया। भाई मैं हाथ से बताता हूँ, ऐसे था t=0 पे, अब जब t/4 हुआ तो ऐसे उठ गया। कौन सा उठा है? ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सोया हुआ था, लेकिन अगले ही t/4 पे ऐसे उठ गया, ऐसे ही तो उठ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया, देखिए यहाँ पे फिर ऐसे चला गया। ओके, लेकिन इधर वाला और इधर वाला ये दो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है। कौन वाला? ये वाला और ये वाला। उसी तरीके से हर जगह पे है। हाँ यार ये बात तो सही है। ये जो स्ट्रिंग के कुछ कुछ ये पार्टिकल ग्रीन वाले मैं दिखा रहा हूँ, जो ग्रीन वाले हैं वो कभी मूव नहीं कर रहे हैं, वे अपनी जगह पे ही रुके हुए हैं, हमेशा रुके हुए हैं। चाहे टाइम 0 हो, चाहे टाइम t/4, चाहे टाइम t/2, चाहे 3t/4, चाहे t, हर एक टाइम पे वो रुके हुए हैं। मतलब टाइम इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाए फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे, वो वहीं रुके रहेंगे। कुछ इसका मतलब बनता है। तभी तो बच्चों ये स्टैंडिंग वेव है। एक जगह पे खड़ा है, एक जगह पे रुका हुआ है, या उसको स्टेशनरी वेव, मतलब एक जगह पे रुका हुआ वेव। वेव ट्रैवल नहीं कर रहा है यहाँ पे। बस ऐसे है दो पॉइंट्स के बीच में, ये दो ग्रीन पॉइंट ले लीजिए आप, ये और ये ग्रीन पॉइंट अपने दिमाग में सोच लीजिए, और वहीं पे यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट है और ये ग्रीन पॉइंट है, ये दो कलाई है। तो उसके बीच में जो स्ट्रिंग है ऐसे जा रहा है, कभी कभी ऐसे आ रहा है, फिर कभी ऐसे जाएगा, फिर कभी ऐसे जाएगा, ऐसे 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 दो ग्रीन पॉइंट के बीच में कर रहा है अपना मोशन। ओके, मतलब अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे झूल रहा है। हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट्स रेस्ट पे हैं, ये रेस्ट पे पॉइंट है, ये रेस्ट कर रहे हैं पॉइंट, ये कभी नहीं मूव करेंगे। तो जो रेस्ट पॉइंट होते हैं उसको नोड बोल दिया जाता है, एन से। इसको एन बोल देंगे, इसको एन बोल देंगे। ओके सर। और जो पॉइंट्स अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन कर रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन गेन कर रहा है? ये कर रहा है, ये पार्टिकल कर रहा है? नहीं भाई, वो पार्टिकल ये है, ये अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो कि ऊपर गया तो 2a, नीचे गया तो -2a। ओके, मतलब ये पार्टिकल अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन कर रहा है। ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो सर 2a है, -2a तो मिनिमम है ना। अरे भाई एम्पलीट्यूड है, ये क्या है? एक तरह का डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है ना। तो ये ऊपर गया तो बस प्लस ले लिया हमने, नीचे गया तो माइनस ले लिया, लेकिन एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है। मीन पोजीशन से देखिए, ये मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम दूरी तो चला है, ऊपर गया तो ये मैक्सिमम दूरी चला है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, माइनस बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, अगर -2a भी है तो वो भी मैक्सिमम ही है, वो बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे की तरफ गया है। ओके, तो जो हम दिखाने वाले हैं अभी पॉइंट, वो रेड कलर से, वो समझिएगा वो पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर रहे हैं, ये वाली मैक्सिमम है ना। ये देखिए, ये सब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं अपने। कितना एम्पलीट्यूड पे है? -2a पे है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट, ये कभी 0 पे भी आ जा रहे हैं, है ना, कभी देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, लेकिन है तो कभी कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन कर रहे हैं। इसीलिए जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन करते हैं उन पॉइंट्स को बोल देते हैं एंटी नोड, AN। ठीक है, उनको AN से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको इस टाइप से दिख रहा है ना, यह स्ट्रिंग कुछ ही टाइम बाद t/4 पे ही ऐसा शेप में आ जा रहा है। भाई ऐसा क्यों आ जा रहा है कुछ ही टाइम बाद? क्योंकि इस दोनों पॉइंट्स के बीच में इन पार्टिकल्स के वेलोसिटी है कुछ ना कुछ। तो इसका वेलोसिटी क्या चाहता है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका वेलोसिटी क्या चाहता है? इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या चाहता है? जो एंटी नोड वाला है वो नीचे आना चाहता है। इसके इधर वाले पार्टिकल्स भी नीचे आना चाहते हैं, ये भी नीचे आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगले ही टाइम पे देख रहे हैं ये नीचे आ गया। भाई ये ऐसे था, अगले ही टाइम पे कुछ ऐसे हो गया, मतलब ये नीचे आना चाह रहा होगा। ओके, इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वेलोसिटी है।
और इधर वाले जो हैं इनका टेंडेंसी अगले ही टाइम पे ऊपर जाने का है। सब समझ में आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तभी तो कुछ अगले ही टाइम पे देख रहे हैं ऐसे इनका शेप हो गया। ओके, कुछ कुछ समझ में आना चाहिए आपको बच्चे। अब ऐसे आ गया, फिर इनका टेंडेंसी है नीचे जाने का, तो फिर ये अपने मीन पे आएंगे। देखिए मीन पे आ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे गए, ऐसे हो गए। अब ये अपने आप ही मीन पे चले गए, मतलब फिर से स्ट्रेट हो गए, मतलब इनका टेंडेंसी फिर अपने मीन पे जाने का है। ओके सर, फिर मीन पे आ गए, मतलब यहाँ पे जब थे तो इनको ऊपर जाने का मन कर रहा है। ओके सर, और इनको नीचे आने का मन कर रहा है, मतलब कि इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। और जब यहाँ पे हैं तो अब इनके पास आपको लग रहा होगा कि ये अब शांत हो गए। शांत नहीं है भाई, ये ऊपर गए तो फिर अब यहाँ पे गए, अब यहाँ से भी ऊपर जाना चाहेंगे। मतलब ये जो ऐसे हैं इनके पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ऊपर जाने का। उसी तरीके से इसका क्या है, नीचे जाने का वेलोसिटी है ना, टेंडेंसी है ऐसा। तो इसके बाद जस्ट देख सकते हैं इस स्ट्रिंग के बाद ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया क्योंकि ऊपर का टेंडेंसी था, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया क्योंकि नीचे का टेंडेंसी था। उसी तरीके से इधर भी देख सकते हैं, इसका नीचे का टेंडेंसी था तो नीचे आ गया। बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसको मिटा देते हैं क्योंकि मैं ये बस टेंडेंसी बता रहा था, ऐसे जाने का टेंडेंसी है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके सर, क्लियर तो है। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे कि ट्रैवलिंग वेव जो था वहाँ पे एनर्जी का भी ट्रैवल हो रहा था, क्योंकि उसमें हर एक पार्टिकल स्ट्रिंग के थे वो अपने जगह पे एसएचएम कर रहे थे, है ना, अपने मेन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हर एक पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है। ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, वो तो रेस्ट पे है, वो तो रुका हुआ है, तो ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो जो एनर्जी अगर इधर से इधर जाना भी चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम पार्टिकल को ही रोक दिए हैं। ये रुका हुआ है भाई। मोशन भले ही ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो एनर्जी है वो तो दो पॉइंट के बीच में बंधा हुआ है। ये दो नोड है तो नोड के बीच में बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एनर्जी यहीं पे ऐसे ऐसे हो रहा है एनर्जी आगे नहीं जा पा रहा है। इसीलिए तो ये स्टेशनरी वेव है, क्योंकि दो नोड्स के बीच में इसके पास एनर्जी कॉन्फाइंड है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ओके सर, चलिए कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई। तो अब चीज़ें बहुत सिंपल है, बस इतना ही चीज़ें से मैं बताना था। तो अब बातें बस मैं एक लिख देना चाहता हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। बात ये है कि द रेस्टिंग पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रिंग मतलब नॉट मूविंग पार्टिकल, नॉट मूविंग पार्टिकल जो है वही तो नोड्स हैं, वही तो क्या है बच्चों, नोड्स हैं। ठीक है, नोड्स हैं। नोड्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक्स इक्वल टू, नोड्स कहाँ कहाँ पे हैं, नोड्स देखा जाए तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। एक्स इक्वल टू λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4, इस तरीके से होंगे। λ/4, 3λ/4, 5λ/4, 7λ/4, कुछ इस टाइप से होंगे। तो x का वैल्यू हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। 2n+1 λ/4, और यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली होल नंबर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना। x का वैल्यू इस तरीके से वेरी करेगा नोड्स के लिए। ये किसके लिए है बच्चों, नोड्स के लिए है। एक तरीके से और समझ सकते हैं, वैसे जहाँ पे हमें नोड्स मिल रहे हैं वहाँ पे तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो ही है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको नोड्स मिला है वहाँ पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना भाई। जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, हमने वाई नेट का इक्वेशन देखा, 2a cos ऑफ kx साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है।
तो जहाँ पे नोड्स बन रहे हैं, जहाँ पे नोड्स हैं, नोड्स पे एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो ज़ीरो है। तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है, आखिरकार स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड तो ये है, तो इसका वैल्यू ज़ीरो कर दीजिए। अरे सर बिल्कुल सिंपल बात है। तो 2a कॉस ऑफ के एक्स का वैल्यू हमने अगर ज़ीरो कर दिया, तो कॉस के एक्स का वैल्यू ज़ीरो कब होता है? जब के एक्स का वैल्यू, अंदर वाला एंगल जो है, एंगल का वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है, 3π/2 होता है, 5π/2 होता है, इस टाइप से वैल्यू होते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर के का वैल्यू क्या होता है बच्चों? के का वैल्यू 2π/λ, यही तो होता है। तो 2π/λ लिख देंगे, 2π/λ लिख देंगे इंटू एक्स इक्वल टू, ये कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? λ/2, 3, सॉरी, π/2, 3π/2, 5π/2, इस टाइप का है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n+1 π/2। अब अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं भाई, पाई से पाई उड़ जाएगा। अब आगे चल लेते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 2n+1 λ/4 हो जाएगा। और साफ साफ यही तो आ रखा है यही तो आ रखा है बच्चों। हमने यहाँ पे ये क्या देखा? यही तो x का वैल्यू आ रखा है नोट्स के केस में, नोट्स के केस में यही तो है। अरे सर बिल्कुल सिंपल है, और n का वैल्यू ऐसे ही वेरी कर रहा है। तो बात वही घुमा फिरा के वहीं आ रहा है ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं हम बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस बताने का तरीका है ऐसे टाइप का। उसी तरीके से हम लोग एंटी नोट्स भी देख लेते हैं जल्दी से। एंटी नोट्स, आंटी का नोट्स, सॉरी, एंटी नोट्स, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से हम लोग बताना चाहते हैं, इसको हम किस तरीके से बताना चाहते हैं कि द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड attaining particles of string, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं, सॉरी लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हम दिख रहे हैं अभी तो यहाँ पे द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेनिंग पार्टिकल्स इन अ स्ट्रिंग क्या है? ये वाला है। x का वैल्यू λ/2 पे आ रहा है मैक्सिमम, x इक्वल टू लेमडा पे आ रहा है, फिर अगला आ जाएगा कितना पे? 3λ/2 पे आ जाएगा, है ना, इस टाइप से। शुरुआत में 0 पे भी था। तो बिल्कुल सिंपल बात है बच्चों, कहाँ कहाँ पे आ रही है मैक्सिमम? x का वैल्यू जब 0 हो रहा है, x का वैल्यू λ/2 पे, x का वैल्यू लेमडा पे, x का वैल्यू λ/2 पे है ना, तो 3λ/2 पे, 5λ/2 पे, इस ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n λ/2 नहीं लिख सकते हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पे n का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से वेरी कर रहा है, तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे हमें एंटी नोट्स मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से भी बता सकते हैं जैसे हम लोग बताए थे y नेट का इक्वेशन करके, 2a cos kx sin ωt, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा पास ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है। तो मैक्सिमम कब होगा? 2a मैक्सिमम कब होगा? जब cos ऑफ kx का वैल्यू मैक्सिमम होगा भाई, तभी तो टोटल वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो cos kx का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। कहाँ कहाँ कौन से एंगल पे 1 देता है? cos का वैल्यू 1 कब कब आता है? जब kx का वैल्यू 0 हो, 2π हो, है ना, इसी पे तो मिलता है। जब हमारे पास 4π हो, 6π हो, है ना, इस टाइप का हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स बराबर n, 2n π नहीं लिख सकते, 2n π। तो अब इसको आगे ले चलते हैं,
तो यहाँ से 2 2 तो कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, n पाई पाई भी कट गया ना, पाई पाई भी कटता हुआ दिख रहा है, तो x का वैल्यू n लेमडा बाई 2 आना चाहिए ना। क्या हो रहा है मेरे पास, अच्छा ये एक बात और बच्चों, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका कॉस के एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा। 1 पे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल ही रहा था, लेकिन -1 पे भी मैक्सिमम मिल रहा था, तो हम यहाँ पे +-1 लिख सकते हैं, ठीक है। +-1 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, पाई भी इंक्लूड हो जाएगा, 2 पाई भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 पाई भी इंक्लूड हो जाएगा, 4 पाई भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे n पाई आ जाएगा, ठीक है, तो 2 कटेगा नहीं, पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास n लेमडा बाई 2 आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कॉस के एक्स का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, +1, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो होता है -1, वहाँ पे भी हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा था। पीछे हमने ग्राफ देखा ना, तो ये वैल्यू नीचे आ रहा है, ये x एक्सिस से नीचे है, ये -2a है, ये नीचे है -2a है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो है ना, मैक्सिमम ही तो है ये एम्पलीट्यूड, बस वो डायरेक्शन नेगेटिव में है, ठीक है। तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है, यही चीज़ आ जाएगा, बिल्कुल आसान है यार, एक तरीके से और समझ सकते हैं, समझने का तरीका है, कोई भारी बात नहीं है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव है वो 2 ट्रैवलिंग वेव को मिला के बनाया जा रहा है ना। जैसे ये स्ट्रिंग है, तो इधर से एक वेव ऐसे ट्रेवल किया, एक वेव इधर से ऐसे ट्रेवल किया, तो हमने बोल दिया कि y1 का वैल्यू जो है ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स ले लो, और एक y2 का वैल्यू ले लो ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का के एक्स ले लो, और इन दोनों को मिला दोगे, कहीं पे इम्पोज होंगे ये, तो वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वेव की, वो हो जाएगी हमारे पास स्टैंडिंग वेव। यही तो बोला हमने, तो ये 2 ट्रैवलिंग वेव को मिला के ही तो चीज़ें हम बना रहे हैं। ओके सर, तो क्या करते हैं कि हम इसका जो ये फाई है और इसका ये जो फाई है, तो इसको φ1 बोल देते हैं। φ1 कितना है, ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और यहाँ पे φ2 कितना है, ओमेगा टी प्लस का के एक्स। क्या कर रहे हो सर आप बताओ तो, डेल्टा फाई निकालना चाहते हैं बच्चों, डेल्टा फाई मतलब φ2 माइनस φ1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओमेगा टी कट जाएगा तो 2kx आ जाएगा। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम जो नेट एम्पलीट्यूड निकालेंगे ए नेट, उसका वैल्यू क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 कॉस डेल्टा फाई ही तो होता था। हाँ सर याद आया, यही तो होता था। हम सोल्व कर रहे हैं किस चीज़ से, हम ये ट्रैवलिंग वेव को लेकर बना रहे हैं बच्चों ये सब चीज़ें, ठीक है। देखते हैं क्या चीज़ आता है, a1 a2 तो सेम है, तो √ओवर a² ही आ जाएगा, प्लस a² आ जाएगा, प्लस 2a² आ जाएगा, कॉस ऑफ डेल्टा फाई आ जाएगा। अब जो हमारे पास ए नेट का वैल्यू जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो हम 2 चीज़ देखें, नोड और एंटी नोड। एंटी नोड के केस में, एंटी नोड के केस में हमारे पास ये जो आ रहा है एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, और नोड के केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिनिमम आ रहा है, जो कि हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम वही चाहते हैं कि नेट एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आ रहा है स्टैंडिंग वेव का, वो या तो 0 है या तो मैक्सिमम है। तो हम अगर इससे सोल्व करना चाहें इस नेट एम्पलीट्यूड से कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। हम देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +-2a, यही तो आ रहा था, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। तो देख लेते हैं कि ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये सब तो पॉजिटिव ही है,
लेकिन इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो देख लेते हैं भाई, जब कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू 1 होगा तो हमारे पास इसका वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 कब आता है देख लेते हैं। डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है बच्चों, ये है ना डेल्टा फाई, 2kx है। और 1 कब आता है, 1 कब आता है जल्दी बताइए बच्चों, 0 पे आता है, और 2 पाई पे आता है, 4 पाई पे आता है ना, इस टाइप से आता है। 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं के का वैल्यू, इंटू एक्स बराबर 2n पाई। 2 तो कट जाएगा, लेकिन एक्स पाई पाई भी कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा n लेमडा बाई 2। देख सकते हैं जब भी हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता था तो वहाँ पे n लेमडा बाई 2 ही आता था। जब भी मैक्सिमम एंटी नोड के केस में मिलता था तो n लेमडा बाई 2 आता था। वो चीज़ हम यहाँ से भी ला दिए। ओके, तो और बात तो सही है। और याद कीजिए हमने बताया था ट्रैवलिंग वेव में जब हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है मेरे को। ये नेट का मिनिमम वैल्यू कब हो जाएगा, ये सब सारा तो पॉजिटिव ही है बच्चों, सारा पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू मिनिमम कब होता है, कॉस डेल्टा फाई का मिनिमम वैल्यू कब होता है जल्दी बताइए सर। वो तो -1 होता है ना, ठीक है -1 कर देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू -1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ डेल्टा फाई इक्वल टू मिनिमम वैल्यू -1। तो डेल्टा फाई का वैल्यू 2kx है और -1 ले रहे हैं, तो -1 कब आता है, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, इस टाइप से आता है। 2 इंटू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर 2n+1 पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाई पाई, तो हमारे पास जो आ रहा है एक्स का वैल्यू वो आ रहा है 2n+1 लेमडा बाई 4। और यही तो होता था, और यही तो होता था नोड, नोड मिलता था यहाँ से और यहाँ से मिलता था एंटी नोड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हम समझ गए। और इसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चे बोलेंगे ये सब पढ़ा क्यों है उस गुरुजी ये बताएं क्यों रहे हो, ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो पता है तो समझिए यहाँ पे बच्चों, जब दो ट्रैवलिंग वेव आ रहे हैं और कहीं पे जाकर ये सुपर इम्पोज हुए हैं, और सुपर इम्पोज होने के बाद अगर उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल गया है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। मतलब कि जो दो वेव कहीं पे मिल रहे हैं ना और कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम का मतलब ये वाला मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम। तो जहाँ जहाँ मैक्सिमम मिला है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब जब दो वेव इधर से आ रहे हैं ना ऐसे ऐसे, तो मिलकर कहीं पे ऐसे मिल रहे हैं, 5 एम्पलीट्यूड इधर है, 5 एम्पलीट्यूड इधर है, तो दोनों 5-5 ऐसे मिल रहे होंगे कहीं पे ऐसे ऐसे आके ऐसे, तो 5-5 मिलकर नेट एम्पलीट्यूड इनके पास 10 हो जाएगा। और कहीं कहीं पे ये ऐसे मिल रहे होंगे, ऐसे ऐसे आते आते ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, तो 5 नीचे ही चल लिया और 5 ऊपर चल दिया, तो वहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड इनका 0 हो गया होगा। ओके, तो जहाँ पे नोड मिल रहा है इसलिए वहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड 0 है, 0 है एम्पलीट्यूड, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके सर, समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ छोड़ दीजिए बच्चों, ये बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोला था, कोई इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हम लोग एनर्जी जानना चाहते हैं। एनर्जी, हमने एक बात बोली थी पहले कि कहीं पे एनर्जी कॉन्फाइंड थी, एनर्जी कहीं जा नहीं रही है। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कहीं जा नहीं रही है क्योंकि दो नोड्स मिल जा रहे हैं ना, और दोनों रुके हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से है, इस टाइप से अगर हमने बना दिया है और कहीं पे ये ऐसे ट्रैवल कर रही है,
ठीक है, इस टाइप से ट्रैवल हो रहा है। अगले ही टाइम मान लेते हैं ये कुछ ऐसे आ गया। अगले ही टाइम ये मान लेते हैं कुछ ऐसे आ गया, है ना बच्चों, कुछ इस टाइप से है ये। अगले ही टाइम ये पूरा सपाट हो गया होगा इस टाइप से। अगले ही टाइम, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे बनाना पड़ेगा ना, अगले ही टाइम ये कुछ इस टाइप से हो गया होगा। ठीक है ना बच्चों, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अरे बच्चों, ये किसी टी टाइम पे मान लेते हैं, ये किसी टी डैश टाइम पे मान लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से है। तो कुछ इस टाइप से हमें स्ट्रिंग मिला था किसी टी टाइम पे, कहीं पे ये रुका ऐसे एकदम स्ट्रेट हो गया था, तो ये तो इसका नॉर्मल लेंथ पे है। फिर भी एक बात ध्यान देने वाली है, नॉर्मल लेंथ पे होते हुए भी इस स्ट्रिंग के पार्टिकल के पास वेलोसिटी है। इसके पास वेलोसिटी है ऐसे ऊपर जाने का, ये ऊपर जाना चाहता है। ये वाली पार्टिकल के पास भी वेलोसिटी है ऊपर जाने की, है ना। ये पार्टिकल नीचे आना चाहता है, ये पार्टिकल नीचे आना चाहता है, तभी तो ये नीचे आना चाहता है तो नीचे ला दिया। इतना ऊपर जाना चाहता था तो ये ऊपर ला दिया। अगले ही टाइम ये वाले नीचे आना चाहता तो नीचे आ गया, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये क्या है, ये रस्सी है बच्चों, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है। बार बार ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नीचे आना चाहता था, ये ऊपर जाना चाहता था, आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये ऊपर जाना चाहता है यहाँ पे भी ये और ऊपर जाना चाहता है, और ये चीज़ नीचे आना चाहता है, ये चीज़ नीचे आना चाहता है। तो अगले ही टाइम देखेंगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो गया, अगले ही टाइम देखेंगे तो ये स्ट्रिंग कुछ ऊपर उठ गया, क्योंकि ऊपर जाना चाहता था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दो नोड के बीच में ये स्ट्रिंग जो है ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे 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 करते जा रहा है दो नोड के बीच में। तो कर रहा है तो इन पार्टिकल्स के पास कुछ तो एनर्जी होगा भाई, कुछ तो एनर्जी होगा। तो वही एनर्जी मैं बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल है, नोड वाले पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका हर एक पार्टिकल देखा जाए, हर एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, ये थोड़ा कम पे है, ये थोड़ा कम पे है ना, ये सब कम एम्पलीट्यूड पे है, लेकिन साथ में ही जा रहे हैं। ये ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो साथ में ही जा रहे हैं, साथ में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो साथ में ही कभी ऊपर तक जाएंगे, फिर कभी नीचे तक आएंगे, तो सब पार्टिकल साथ में जा रहे हैं, तो इनका एनर्जी एक जगह कन्फाइंड है और कांस्टेंट भी है। क्योंकि जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे हैं तो कोई भी अगर पार्टिकल ऐसे मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, इधर की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, यहाँ से ऊपर गया, फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया, और इधर भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी ए मैक्स है, यहाँ पे भी ए मैक्स है, यहाँ पे मीन है। तो जहाँ पे ए मैक्स होता है, जहाँ पे अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन करता है, वहाँ पे इनका वेलोसिटी जीरो होता है। ये चीज़ तो बताया था मैंने एसएचएम में। और यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं तो इनके पास वेलोसिटी जीरो हो गया होगा। तो यहाँ पे इनका पास वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है सर, वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे इनके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन ये स्ट्रिंग अपने ऐसे स्ट्रेच्ड है, नॉर्मल ये लेंथ है, लेकिन ऐसे कर दिए तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया ना। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है तो वहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आता है स्ट्रिंग में। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है भाई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। उसी तरीके से नीचे देख लीजिए, यहाँ पे इनके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है भाई, ये मीन पे है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा।
लेकिन ये नॉर्मल है ऐसे, तो इनके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि स्ट्रेच्ड नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनका टेंडेंसी फिर नीचे आने का है, इनका ऊपर जाने का, इनका ऊपर जाने का। तो ये नोड के बीच में फिर से अगर देखना चाहें हम लोग, तो ये ऊपर मैक्सिमम पे चला गया है, तो यहाँ पे इनके पास वेलोसिटी जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा भाई। ये चीज़ समझना है। और जो टोटल एनर्जी होता था वो काइनेटिक एनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था। आई थिंक आपको क्लियर होगा, है ना? ये चीज़ तो क्लियर ही होगा। तो आप जहाँ पे जाएँ वहाँ पे निकाल सकते हैं। हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है कि यहाँ से जा रही हो, यहाँ से जा रही हो, है ना? ऐसे करके स्ट्रिंग जा रहा होगा, तो वहाँ पे इलास्टिक भी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। भाई अगर ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे चल लिए होंगे तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी भी होगा और कुछ स्ट्रेच भी है, तो दोनों चीज़ होगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आएगा भाई, क्योंकि हर एक पार्टिकल का मोशन साथ में हो रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना? तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू, टोटल एनर्जी जो आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में कॉन्फाइंड है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ है बच्चों, बस ऐसे ही बताना था। तो सर ये एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो वो दे देगा चीज़ें, है ना? देता नहीं है एक्चुअली में ऐसे ज़्यादा। देखिए टू वेव से अपोजिट डायरेक्शन में हैं, स्टैंडिंग वेव है। देखिए जल्दी से सवाल कर लीजिए बच्चों, ये दो दिया है y1 y2 सेंटीमीटर में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम x इक्वल टू इतना पे। भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो y मैक्स ही तो पूछ रहा है, तो y नेट पहले है कितना, होता 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, यही तो होता है, अभी हमने देखा है। तो सिंपल सी बात है ना, इन दोनों को कर दीजिए कॉम्बाइन। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, कॉस ऑफ के इंटू एक्स, कॉस के इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब 2t। सिंपल। तो जब भी मैक्सिमम वाई नेट का वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग टाइम को जब ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 आ रहा होगा तभी तो हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर इसी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वाई नेट का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए आपको तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2.3। तो ये लगभग 8 कॉस ऑफ 6.9 रेडियन के आसपास कुछ आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द नोड एंड एंटी नोड। अरे भाई नोड कहाँ होता है, 2n+1 λ/4 ही तो होता है। तो जो चीज़ें दे रखा है उसको वैल्यू पुट कर दो भाई। पोजीशन ऑफ नोड तो यही होता है, एंटी नोड कहाँ होता है, वो होता है n λ/2 पे। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसा कर देते हैं। लेमडा का वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं। देखा जाए तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई, लेमडा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई/लेमडा होता है ना। के का वैल्यू होता है 2 पाई/लेमडा। तो के का वैल्यू हमें पता है ना भाई, के का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई/3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2n+1 2 पाई/3 इंटू 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू 2 पाई/3 इंटू 2। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इस टाइप से ही सवाल हो जाते हैं इसमें। दो ट्रैवलिंग इक्वल एम्पलीट्यूड का इक्वल फ्रीक्वेंसी का होता है, पता है हमें। अपोजिट डायरेक्शन में अलॉन्ग द स्ट्रिंग चल रहा है, इंटरफेरेंस करता है, स्टैंडिंग वेव बनाता है, और वो स्टैंडिंग वेव कुछ इस टाइप का होता है। तो पूछ रहा है पहला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड पूछ रहा है ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ओके, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। पहली बात हमें इक्वेशन दे रखा है ए
कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये जो स्टैंडिंग वेव है वो कैसे बना होगा, दो वेव से मिलके बना होगा। y1 जो होगा a/2 साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स होगा, और एक होगा y2 a/2 साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स होगा। यही ऐसा ही तो कुछ होगा बच्चों, इन्हीं दोनों को मिला के ये चीज़ बन गया होगा ऊपर। तो जो बोल रहा है वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड बताना है कंपोनेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जो ये वेव है ना, इनका वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड तो बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड a/2 होगा ना। भाई मैं कैसे लिख दिया a/2 यहाँ पे, क्योंकि जब स्टैंडिंग वेव बनाते हैं तो वहाँ पे 2 टाइम्स हो जाता है, तो समझ सकते हैं आप। उसका आधा होता है तो आधा ही तो लिखा है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, एम्पलीट्यूड वह कितना हो जाएगा जी, a/2 हो जाएगा। a/2 का मतलब हो गया, a का वैल्यू है 1/2 मतलब कि हाफ mm। और वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू के इंटू वी होता है। ओमेगा इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय हम लोग याद करते हैं, के इंटू वी, ओमेगा बराबर के इंटू वी। तो हम लोग यहाँ से वी निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन के। ओमेगा कितना है दोस्तों, ओमेगा है हमारे पास 78.5, के कितना है बच्चों 1.57। कितना बार में कटेगा, 5 7 35, 50 25, 28 5 2 7, लगभग 50 बार में दिख रहा है हमें, है ना। 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी। आ गया। बी वाला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड नोड, फाइंड नोड क्लोजेस्ट टू द ऑरिजिन। जस्ट ऑरिजिन के क्लोजेस्ट में नोड कौन सा होगा। तो भाई नोड निकाल सकते हैं ना, नोड कहाँ होता है 2n + 1 पाई लेमडा बाई 4 पे होता है, अभी हमने देखा। तो क्लोजेस्ट क्या होगा, क्लोजेस्ट क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। n का वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं तो लेमडा बाई 4 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई के का वैल्यू हमें पता है। देखिए के का वैल्यू जो है ना बच्चों, के का वैल्यू जो है ना 1.57 है, तो ये होता है पाई/2 का वैल्यू होता है ये 3.14 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग उतना ही आता है। तो के का वैल्यू पाई/2 लिख देते हैं इंटू 4, तो ये लगभग 1 आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ गया। सी ऑप्शन, सी सवाल देख लेते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंटी नोड क्लोजेस्ट टू द ऑरिजिन। भाई ये भी तो बहुत आसान है यार, एंटी नोड बताना है, क्लोजेस्ट वाला बताना है। तो क्लोजेस्ट वाला क्या हो जाएगा, n लेमडा बाई 2 होता है, तो n का वैल्यू एक तो 0 पे, तो 0 से क्लोजेस्ट तो फिर 1 लेना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू फिर से रख देते हैं 2 पाई बाई पाई/2, मतलब ऊपर चला जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, पाई पाई ये कट जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर पे। एंटी नोड 2 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे नोड मिल गया। अगला सवाल है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू 2.33 पे। भाई अब हम लोग वेव बना सकते हैं, समझिएगा। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी जो था, यही तो था। एक पे नोड मिल रहा है, 2 पे एंटी नोड मिल रहा है, तो हम ऐसे चल चल के नहीं बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पे 0 पे कितना मिला, x इक्वल टू 0 पे नोड मिला, सॉरी n इक्वल टू 0 पे ना, n इक्वल टू 0 पे n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नोड 1 पे मिल रहा है, फिर 3 पे, फिर 5 पे, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। 1 पे मिला है, फिर 3 पे मिलेगा, फिर 5 पे मिलेगा,
और जो एंटी नोड है वो हमें मिलेगा 2 पे मिला है, 0 पे मिला होगा, ओके इस टाइप से 0 पे मिला होगा, 2 पे, फिर 4 पे मिला होगा, ओके। तो जो वेव बना है कुछ इस टाइप का बना है, यहाँ पे एंटी नोड है तो इस टाइप से ऐसे बना होगा, ओके। हाँ इस टाइप से बना होगा बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला होगा प्लस का ये, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस का ये, मिनिमम नहीं नीचे का भी मैक्सिमम ही होता है, मिनिमम तो 0 है यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें देखना था 2.33 पे, 2 से थोड़ा सा आगे, ये 2 है, x का वैल्यू 2.33 कुछ यहाँ पे होगा भाई, 2.33 यहीं पे तो होगा। तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड बताना है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो यही होता है, स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड तो यही है। तो एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, a cos ऑफ के एक्स एट x इक्वल टू 2.33 पे देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, a का वैल्यू कितना था 1 mm, 1 mm गुने cos ऑफ k का वैल्यू कितना था बच्चों, π/2 ही ले रहे थे हम लोग, इंटू 2.33 को और कैसे लिख सकते हैं, π/2 इंटू 2.33 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2.33 को 7/3 भी लिख सकते हैं ना, हाँ 7/3 लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये, cos ऑफ 7 π/6 हो जाएगा। इसको हम लोग cos ऑफ पाई प्लस π/6 में लिख सकते हैं। तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा cos ऑफ π/6, मतलब कि माइनस का √3/2 आ जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा x इक्वल टू 2.33 पे। नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी आ रहा है, आपको साफ साफ साइन से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था 1 था, 1 mm, और ये कितना आ रहा है 1 से कम आ रहा है ना। क्लियर हो गया ना बच्चों, फिर ये भी हमने निकाल लिया। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, स्टैंडिंग वेव में तो बिल्कुल ईजी है। तो चीज़ें अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अच्छा लगा होगा आपको अगर समझ के। नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, फिर से हम कोशिश करेंगे समझाने की। तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे आगे, बाय बाय।